ओके भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारे क्लास का एजेंडा ये है कि हम लोग क्या करेंगे। सबसे पहले, अब हम 3 बंदे बैठे हैं तो हमारे पास 40 मिनट्स की क्लास होगी। 40 मिनट्स की हम 2 क्लासेस लेंगे जिसमें हम लोग सेल्स डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद 40 मिनट्स की जो तीसरी क्लास होगी ना, उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, उसके अंदर हम लोग वो फिजिकल पॉलिसी रीड कर लेंगे। और आखिरी के हम 40 मिनट्स में क्या करेंगे, आखिरी 40 मिनट्स में हम लोग इंग्लिश ग्रामर देखेंगे। इंग्लिश ग्रामर। अच्छा, इंग्लिश ग्रामर में तकरीबन हम लोग अच्छी खासी चीज़ें आती हैं। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे क्या क्या, सिर्फ जल्दी जल्दी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सिर्फ और सिर्फ हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच को देखेंगे कि बाकी सब नाउन प्रोनाउन वर्ब एडवर्ब, इसमें आर्टिकल्स इंक्लूडिंग आर्टिकल्स भी कर दो क्या, ए दा एंड वगैरह कहाँ कहाँ लगता है। उसके बाद सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ लगता है, कि कौन सा सेंटेंस को क्या कहते हैं, कौन सा कंपाउंड होगा, कौन सा सिंपल होता है, कौन सा कॉम्प्लेक्स होता है, या कौन सा फॉर एग्जाम्पल वो क्लॉजेस के बारे में पढ़ लेंगे, सेंटेंसेस और क्लॉजेस के बारे में पढ़ लेंगे, फ्रेज कौन सा होता है। फिर जो हमारे मेन टॉपिक होंगे वो होंगे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। उसके बाद कंडीशंस, देन उसके बाद लास्ट में नरेशंस। तो ये 3 टॉपिक तो हमारे मेन हैं जो हम लोग आज अगर ये दोनों हो जाते हैं हमारे पास, तो हम लोग कल से क्या करेंगे, ये स्टार्ट करेंगे। क्योंकि पेपर में ज्यादातर ये टॉपिक्स ही ज्यादा आ रहे होते हैं, बाकी विकेबलरी और वो इंटरव्यू सिनोनिम तो हमने याद किए नहीं है, तो उसको हम थोड़ी देर छोड़ देते हैं। तो इंग्लिश का हमारा एजेंडा ये होगा। तो स्टार्ट करते हैं। कल हम लोगों ने रिकॉर्डिंग की थी लेकिन मैंने स्टॉप कर दी थी, ये सब बोला नहीं जा रहा था मुझसे। अच्छा, चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं हम लोग। स्कोप एंड पेमेंट्स का नाम क्या है, हमारा चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास, ये स्कोप एंड पेमेंट्स का, जो सेक्शन नंबर 3 से लेके सेक्शन नंबर 14 तक क्या करता है, डील करता है। 13 तक डील करता है। तो इसमें क्या क्या था हमारे पास, सेक्शन नंबर जो 3 था हमारे पास वो स्कोप का था, स्कोप का। तो 3A 3A ओमिटेड है तीनों के तीनों। 3B जो है वो कैलकुलेशन, वो कलेक्शन है एक्सिस टैक्सेस का। सेल्स टैक्स जो है हमारे पास। और जो हमारे पास जो सेक्शन 4 है वो है हमारे पास जीरो सप्लाइसिस का, जिसको हम 52 भी बोलते हैं। 5th है हमारे पास चेंज इन टैक्स रेट, कितना डील होगा। 5 है हमारा टाइम एंड मैनर्स ऑफ पेमेंट। 7 है डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। 7A है हमारे पास लेवी एंड कलेक्शन ऑफ द टैक्स एंड द स्पेसिफाइड गुड्स ऑन द वैल्यू एडिशन। 8 है हमारे पास टैक्स क्रेडिट वाज नॉट अलाउड इट, कब कब अलाउ नहीं होगा आपके पास, जिसको हम लोग नेगेटिव लिस्ट के नाम से भी हम लोगों ने पढ़ा था पहले। और joint and several liabilities of the registered person in the supply chain where tax is unpaid. Then 8B हमारे पास अनएडजस्टेबल एडजस्टेबल इनपुट टैक्स, क्या एडजस्टमेंट किस तरह करेंगे, डेबिट एंड क्रेडिट नोट, सेल्स रिटर्न या परचेज रिटर्न। रिफंड ऑफ इनपुट टैक्स के किस तरह रिफंड होगा, रिफंड किस पे होगा हमारे पास, जीरो रेटेड सप्लाईज पे होगा, कि 40 डेज के अंदर हमको फाइल करना है। इसके अलावा आपको कमिश्नर 60 से लेके 120 दिन तक आपको रोक सकता है, एडिशनल कमिश्नर। नॉट मतलब एडिशनल कमिश्नर से कम का रैंक नहीं हो किसी के पास भी। और अगर बोर्ड चाहे तो 9 महीने के अंदर अंदर कर सकती है आपको। अगर 9 महीने तक भी कोई रिजल्ट नहीं आता तो आपको वो दे देंगे, आपको रिफंड कर देंगे। और जितना टाइम उन्होंने लेट किया होगा उसके हिसाब से क्या देंगे, आपको इंटरेस्ट देंगे। इंटरेस्ट किस पे देंगे, काइबोर पे देंगे। काइबोर कहाँ चार्ज होगा, वो होगा चार्ज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। फिर द असेसमेंट ऑफ टैक्स एंड द रिकवर ऑफ टैक्स नॉट नॉट लिव्ड शॉर्ट लिविड एंड और एलएनएससी, ये पता नहीं क्या था। उसके बाद 11A है हमारे पास कि शॉर्ट पेड अमाउंट रिकवरेबल विदाउट नोटिस। सेक्शन नंबर 12 जो है ओमिटेड है, और सेक्शन नंबर 13 क्या है, एग्जेम्पशंस का था, कब कब एग्जेम्पशन मिलेगी। एमसीक्यूज को भी हल्का हल्का रीड कर लेते हैं। सेल्स टैक्स किस पे लगता था हमारे पास, 17% लगता है। सेल्स टैक्स चार्ज कब होता है, किससे चार्ज होगा, अल्टीमेटली एंड कंज्यूमर से होगा, तो इनडायरेक्टली टू द अल्टीमेट एंड कंज्यूमर से। फिर सेल्स टैक्स ऑन इनपुट इंपोर्ट्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग इज इंक्लूडेड इन द इनपुट टैक्स। तो जो आप परचेज करोगे बाहर से तो उसमें क्या होगा, इनपुट टैक्स शामिल होगा। Sales tax act, अच्छा उसके बाद फिर है while calculating the tax on imports, the additional should be made in the value of imports assessed by the custom authority in the respect of custom duty और federal excise duty। फिर 5th हमारे पास एक्स्ट्रा टैक्स, ये चेक किया था कितना था, एक्स्ट्रा टैक्स कितना आ रहा था हमारे पास, 2% था, 3% था।
मैंने भी चेक नहीं किया, तो इसको दोबारा देना 3% में से फर्दर टैक्स, एक्स्ट्रा टैक्स अगर फर्दर टैक्स है तो ये 3% होगा। ठीक है, फर्दर टैक्स भी कितना होता है, फर्दर टैक्स भी 3% होता है हमारे पास। उसके बाद वेयर रजिस्टर्ड पर्सन इज मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई एज वेल एज एग्जेम्प्ट सप्लाई, तो उसका इनपुट टैक्स किस पे अलाउड होगा, माइनस करना सिर्फ और सिर्फ टैक्सेबल सप्लाईज पे। फिर उसके बाद विद होल्डिंग एजेंट अगर कोई है, विद होल्डिंग एजेंट अगर है तो शैल डिडक्ट एन अमाउंट आउट ऑफ टोटल सेल्स शोड इन द टैक्स इनवॉइसेस इशूड बाय द सप्लायर इक्वल टू द 20% ऑफ द अमाउंट। 20% ऑफ द अमाउंट कौन सा, टोटल सेल्स का, 1/5 ऑफ द टोटल सेल्स। It is necessary to follow withholding agent to purchase taxable goods from registered person. अगर रजिस्टर, अगर विदहोल्डिंग पर्सन क्या कर रहा है, परचेज, उसके बाद लाजमी है कि किससे परचेज करे, वो रजिस्टर्ड पर्सन से परचेज करे, और कितना डिडक्ट करे इटसेल्फ, ये वन अपना 1/5 मीन्स 20%। लेकिन अगर क्या करता है वो, इन केस अगर कोई ऐसी मजबूरी की वजह से अगर वो, अगर रजिस्टर्ड पर्सन से परचेज कर रहा है तो क्या करेगा वो 20% चार्ज करेगा। ठीक है, 1/5 ऑफ टोटल सेल्स। अगर वो अन्य रजिस्टर्ड पर्सन से कर रहा है तो कितना परसेंट चार्ज करेगा, सिर्फ और सिर्फ 17% चार्ज करेगा। तो ये बात हो गई हमारी। तो नीचे आते हैं, वेयर अंडर अनअवॉइडेबल circumstances purchased by the withholding agent are made from the unregistered person। अगर किसी की वजह से क्या कर सकते हैं, लाजमी हो गया कि हमें किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से खरीदना है वो सामान, तो आप सेल से कितना डिडक्ट करोगे, सिर्फ और सिर्फ 17% डिडक्ट करोगे। उसके बाद विद होल्डिंग एजेंट शैल इशू अ सर्टिफिकेट टू द सप्लायर शोइंग देयरइन, उसका नाम होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड होना चाहिए, परचेज एंड द अमाउंट ऑफ सेल्स टैक्स डिडक्ट फ्रॉम द सप्लायर। तो बोथ एंड, while making the payment of sales tax the supplier shall claim, क्या क्लेम करेगा वो, टैक्स इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करेगा, और द क्रेडिट ऑफ सेल्स टैक्स डिडक्टेड विद बाय द विदहोल्डिंग एजेंट एंड, दोनों चीजें क्या करेगा वो माइनस करेगा। उसके बाद द नॉन एप्लीकेबिलिटी द नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेल्स टैक्स, द स्पेशल procedure withholding rules is not applicable in the respect of companies engage in distribution of gas and electricity, providing telephone services including mobile phones and services। यहाँ तक हम लोग कल पढ़ चुके थे कि withholding rule is not applicable with, sorry, withholding rule is not applicable in respect of companies engaged in the distribution of gas and electricity or providing telephone services including mobile phone services। ठीक है, उसके बाद नंबर 13 पे था हमारे आज वाले एमसीक्यूज पे। ये बोलता है कि a retailer having the annual turnover less than 5 million in respect of taxable supplies made by him is not required to pay sales tax, shall shall pay turnover tax as per slab rate, shall pay the tax irrespective of the quantum of the supplies made by him, या none of these। अगर किसी रिटेलर का एनुअल टर्नओवर 5 मिलियन से कम है तो क्या करेगा वो, तो ये बात हम लोगों ने कहाँ पढ़ी है, यहाँ पे एक्स्ट्रा टैक्स वाली बात लिखी हुई है, एक्स्ट्रा टैक्स कलेक्शन। और ये हमारे पास तो ये कितना है हमारे पास, ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे सेल्स टैक्स। 13 में क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू पे सेल्स टैक्स।
अगर उसका एनुअल टर्नओवर कितना है 5 मिलियन से कम है तो इस मतलब रजिस्ट्रेशन के लिए वो लाजमी नहीं है उसके पास, तो रजिस्टर नहीं करवाएगा अपने पास। तो अच्छा वैसे है कितना अमाउंट, या कॉटेज इंडस्ट्री वाली बात जो पढ़ी थी हम लोगों ने कि द मीन्स मैन्युफैक्चर हुज टैक्स हुज, अच्छा मैन्युफैक्चर की बात हो रही है, वो बात अलग थी, ठीक है। ये 5 मिलियन वाली बात थी रिटेलर के लिए। A retailer paying sales tax on the electricity basis is not required to be registered under the sales tax 1990, required to be registered under the sales tax 1990, optional for the retailer that he may be registered or not. अगर रिटेलर जो है सेल्स टैक्स पे कर रहा है किस पे, इलेक्ट्रिसिटी बेसिस पे, तो ही इज नॉट रिक्वायर्ड टू या ऑप्शनल है या नन ऑफ दिस। A retailer paying sales tax on the electricity bills is not required to be registered under sales tax 1990, ठीक है। गुड्स एक्सपोर्टेड आउट ऑफ पाकिस्तान, गुड्स अगर बाहर भेजी जा रही है आर रिक्वायर्ड टू बी रेट एट 10%, 15%, 0% या 5%। तो हमने पढ़ा था कि जीरो रेट सप्लाई जो मीन्स एक्सपोर्ट करते हो, जीरो रेट सप्लाई जो है वो कितने पे टैक्स होती है, हमेशा 0% पे टैक्स होगी। उसके बाद फिर sales tax in respect of imported goods is charged at the time of sales of such goods, import of goods, on rising of invoice या all of these। Sales tax in respect of imported goods is charged at the time of sales of such goods, जब सेल करोगे जब आप चार्ज करोगे, इंपोर्ट करोगे जब चार्ज करोगे, जब आप इंपोर्ट करोगे जब भी चार्ज करोगे, तो क्या होगा इसका, इंपोर्ट्स ऑफ सच गुड्स। उसके बाद सेल्स टैक्स फॉर द टैक्सेबल सप्लाईज मेड इन पाकिस्तान इज पेड एट द टाइम ऑफ देश। सेल्स टैक्स ऑन फॉर टैक्सेबल सप्लाईज मेड इन पाकिस्तान इज पेड एट द टाइम ऑफ on rising of invoice, on recipient against sales, on receipt against sales, filing of return या both A और B whichever is earlier। तो जब राइज रेट हो जाए या तो रिसिप्ट अगेंस्ट सेल्स आ जाए, तो क्या करें, जो भी इनमें से क्या होगी अर्ली होगी उस पर क्या करेंगे हम, सेल्स से चार्ज कर लेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा कि ऑन राइजिंग ऑफ इनवॉइस या ऑन रिसिप्ट अगेंस्ट सेल्स, जो भी इनमें से पहले हो जाए वो उस पर क्या करोगे आप, सेल्स से चार्ज कर लोगे। फिर सेल्स टैक्स पेड ऑन परचेजेस, सेल्स टैक्स पेड ऑन परचेजेस फ्रॉम द रजिस्टर्ड पर्सन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द डैश विद द लिमिटेशन वेयर एप्लीकेबल। अच्छा जो आपने पे करा है रजिस्टर्ड पर्सन को परचेज करते हो, आप किससे माइनस करते हो, आउटपुट टैक्स से, इनपुट टैक्स से, इनकम टैक्स से या डी सेल्स टैक्स रिफंड से। तो हम किससे करते हैं, ये अगर लेट से हमने रजिस्टर्ड पर्सन से परचेज की कोई चीज, तो हमारे लिए हमने क्या किया होगा, हमने पे टैक्स पे किया होगा, तो हमारे लिए वो क्या हो जाएगा, इनपुट टैक्स हो जाएगा। तो हम इसको कितने से माइनस करेंगे, इसको किससे एडजस्ट करेंगे, आउटपुट टैक्स से। तो इसका आंसर क्या होगा, आउटपुट टैक्स। अगर आपने परचेज किया हो किससे, अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो आप कोई एडजस्टमेंट नहीं कर सकते। उसके बाद सेल्स टैक्स ऑन सेल्स टू नॉन रजिस्टर्ड पर्सन इज आउटपुट टैक्स, इनपुट टैक्स, एग्जाम टैक्स या जीरो रेट टैक्स। अगर आप किसी को बेच रहे हो, अगर कोई चीज आप भले रजिस्टर को बेचो या नॉन रजिस्टर को बेचो, तो क्या कहलाएगा आपका, आउटपुट टैक्स ही कहलाएगा। लेकिन अगर नॉन रजिस्टर्ड पर्सन को बेच रहे हो, वो आगे बेचेगा, ठीक है, कंज्यूमर को छोड़ के बात कर रहा हूँ मैं, कंज्यूमर को छोड़ के अगर बताया हुआ है कि तो कितना परसेंट चार्ज करोगे आप उससे, 17 चार्ज करोगे और प्लस 3% चार्ज करोगे। तो कितना हो जाएगा, आप चार्ज कर रहे होगे 20%, लेकिन 17 अलग कर रहे होगे, 3% का करोगे बॉटम लाइन में आगे। मीन्स आउटपुट और इनपुट की जब एडजस्टमेंट कर लोगे आप, उसके बाद एक लाइन ऐड करोगे फर्दर टैक्स के नाम से। तो चार्ज किससे होगा, नॉन रजिस्टर्ड पर्सन से, जिससे आपने क्या करा, बेचा। उसके बाद कमर्शियल इनवॉइस इज इशूड बाय द नॉन रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन
कमर्शियल इंपोर्टर या एक्सपोर्टर? क्या होगा इसका, कोई आइडिया? मुझे बी लग रहा है, रजिस्टर्ड पर्सन ही होता है। Commercial importer is issued a invoice. Commercial importer is issued invoice issue की जाएगी उसको बाय नॉन रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन, कमर्शियल इंपोर्टर या एक्सपोर्टर। तो 20 का क्या है हमारे पास? 20 का आ रहा है ए, नॉन रजिस्टर्ड पर्सन। इसका वो ले लो स्क्रीनशॉट ताकि हमें याद रहे, हमें इसको चेक करना है। ले लिया। अच्छा, उसके बाद फिर 21 का डैश मींस प्राइस फिक्स्ड बाय द मैन्युफैक्चरर। डैश मींस अ price fixed by the manufacturer or the importer inclusive of all charges and taxes including sales tax। क्या कहलाती है वो प्राइस? 21 का वो सेल्स प्राइस। कस्टमर प्राइस। हम्म, कस्टमर प्राइस। कस्टमर प्राइस। टोटल प्राइस, टोटल प्राइस। नहीं नहीं नहीं, ऐसी प्राइस जो क्या कर दी है रिटेलर ने, क्या कर दी है, फिक्स कर दी है। भले वो इम्पोर्टर से वो सारे चार्जेस मिले हुए, उसमें टैक्सेस भी हुए हुए, वो कौन सी प्राइस कहलाती है वो? सेल प्राइस। थर्ड शेड्यूल किस चीज का था? मतलब ये वो प्राइस होगी, ये रिटेल प्राइस होगी ना। रिटेल प्राइस के अंदर क्या होता है, मैन्युफैक्चर स्टार्ट पे क्या करता है, सारे सारे अमाउंट ले लेता है, टैक्सेस भी पे कर देता है। तो रिटेल प्राइस में सब चीजें क्या होती है, शामिल होती है। राइट है। उसके बाद वेयर गुड्स फॉलिंग अंडर थर्ड शेड्यूल, देखो आ गया थर्ड शेड्यूल। The sales tax 1990 are sold by the manufacturer at a discount, then the sales price for the purpose of sales tax shall be equal to discounted price, retail price, mm, purchase price, none of these। रिटेल। किसका होना चाहिए इसका? रिटेल बी। रिटेल प्राइस पे where the goods are falling under third schedule on sales tax, ठीक है, 1990 are sold by the manufacturer at a discount। डिस्काउंट पे जा, लेकिन वो सेल से किस पे चार्ज करेगा, वो सेल से चार्ज करेगा रिटेल प्राइस पे ही। सही। उसके बाद 13 का एक्स्ट्रा टैक्स। एक्स्ट्रा टैक्स ऑन परचेजेस शैल बी मेड डैश एज इनपुट टैक्स अगेंस्ट आउटपुट टैक्स, बी अवेलेबल, नॉट अवेलेबल या नन ऑफ दीज। तो एक्स्ट्रा टैक्स ऑन ऑन परचेजेस शैल बी डैश एज इनपुट टैक्स अगेंस्ट आउटपुट टैक्स। तो एक्स्ट्रा टैक्स को हम माइनस कर सकते हैं जो हमने पे लिया हो? नहीं ले सकते। अवेलेबल होगा। आपने क्या कहा था, आवाज नहीं आई। मैं कह रहा हूँ अवेलेबल होगा ना। नहीं ना, तो एक्स्ट्रा टैक्स हम लोग नहीं ले सकते ना, उसको एडजस्ट तो नहीं कर सकते अच्छा। टैक्स हम लोग। हम्म। ठीक है, तो भाई देख लो 23 का क्या है, 23 का 23 का बी, नॉट अवेलेबल। ये चेक कर लेना एज इनपुट टैक्स वाली बात, कि एज इनपुट टैक्स हम लोग क्या करते हैं, एडजस्ट नहीं कर सकते। उसके बाद द देश में स्पेसिफाई एनी पर्सन और अ क्लास ऑफ अ पर्सन as withholding agent for the purpose of reduction and deposit of tax। the desh may specify any person or a class of person as withholding agent for the purpose of reduction and deposit of tax। फेडरल गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट, बोर्ड या कमिश्नर लैंड रेवेन्यू? कमिश्नर लैंड रेवेन्यू। कौन? कमिश्नर लैंड रेवेन्यू।
ना ना कमीशन पावर उसके पास होती है ना। इससे ज्यादा पावर किसके पास होगी? अगर इससे भी ज्यादा पावर की बात करें तो किसके पास है? बोर्ड है फिर तो। तो बोर्ड से ऊपर फेडरल गवर्नमेंट। तो इसका आंसर भी क्या होना चाहिए हमारे पास? फेडरल गवर्नमेंट। द फेडरल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई एनी पर्सन। भाई आपको क्या बोल रहा है कि किस कौन स्पेसिफाई करता है? तो फेडरल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करता है एनी पर्सन या एनी क्लास ऑफ पर्सन एज अ विद होल्डिंग एजेंट। ये राइट किसने दिया है? फेडरल गवर्नमेंट ने दिया है ना। हाँ। तो ये बोल रहा है स्पेसिफाई एनी पर्सन, तो फेडरल गवर्नमेंट। विद होल्डिंग एजेंट मीन, विद होल्डिंग एजेंट मीन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ऑटोनोमस बॉडीज, पर्सन, पर्सन रजिस्टर्ड एज एक्सपोर्टर या ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ द अबव। तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी हो सकते हैं, ऑटोनोमस बॉडीज भी हो सकती हैं, पर्सन रजिस्टर्ड एज एक्सपोर्टर भी हो सकते हैं। तो ऑल ऑफ दीज, ऑल ऑफ द अबव क्या होगा? इसका आंसर होगा विद होल्डिंग एजेंट का मीनिंग क्या होती है। ठीक है। उसके बाद अंडर, अंडर डेश स्पेशल अनअवॉइडेबल एनी या नॉन ऑफ दीज। अंडर डेश circumstances good can be purchased by the withholding agent from unregistered person can be purchased। तो कौन सी कंडीशन थी जब आप अनरजिस्टर्ड पर्सन से परचेज कर सकते हो? तो वो अनअवॉइडेबल। अनअवॉइडेबल। वैसे इस अनअवॉइडेबल को मैनेजमेंट वगैरह कहते हैं क्या? मैनेजमेंट वगैरह ऐसा कुछ कहते हैं क्या इसको, अनअवॉइडेबल को? नहीं, मतलब वो ऐसी चीज के लेट से वो जैसे कि आपको फॉर एग्जाम्पल आपको कोई सामान लेना है आपको कोई, लेकिन सामान आपके पास मेले में मिलता है एक ही बंदे के पास है। तो आप अगर वो बंदा आपको पसंद नहीं है, आपको मेरी मजबूरी है, आपको लेना उसी से पड़ेगा। तो वो बंदा क्या है अच्छा। तो कि आपको उससे उससे ही परचेज करना है, तो उससे कितना चार्ज करो? सेल टैक्स 17% चार्ज करोगे। तो अंडर डे सर्कमस्टांसेस, तो मे भी ऐसा हो सकता है कि ये अनअवॉइडेबल हो और ये स्पेशल भी हो सकता है आंसर के तहत। 26 का सी, क्योंकि स्पेशल की मीनिंग भी वही है ना, सेम। या तो अनअवॉइडेबल कंडीशन हो या तो क्या हो, स्पेशल कंडीशन हो। कोई कोई मजबूरी ऐसी आ गई कि आपको लाजमी लेना हो, तो आप क्या करोगे? अनअवॉइडेबल का मतलब अनरजिस्टर्ड पर्सन कब खरीदेंगे? कोई स्पेशल सर्कमस्टांसेस होंगे या तो कोई क्या होगा, अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस होंगे। सही। उसके बाद द टैक्स लाइबिलिटी ऑफ अ डिसीज registered person under the sales tax act shall be dash charged on its estate in the hands of successor, first last या C? Disease, फर्स्ट होगा ना ये? ये फर्स्ट होगा ना ये? तो उससे क्या होगा? फर्स्ट हो जाएगा, से कनेक्ट होगा 27 का सही। उसके बाद द रजिस्टर्ड पर्सन, द रजिस्टर्ड सप्लायर shall supply issue sales tax invoice for the all day supplies made to the withholding agent, exempt supplies, zero rate supplies, taxable goods, या तो डी none of these। ऑल होगा। क्या होना चाहिए इसका? ऑल ऑफ दीज। कि रजिस्टर्ड पर्सन, ऑल होता है। अलग अलग होगा कि द रजिस्टर्ड पर्सन shall issue sales tax invoice for all exempt supplies, zero rate supplies, taxable supplies made to the withholding agent। ठीक है। A person falling in the definition of cottage industry is days to be registered under the sales tax act। अच्छा, कॉटेज इंडस्ट्री को क्या है नॉट हमारे पास? नॉट रिक्वायर्ड। नॉट रजिस्टर्ड। नॉट रजिस्टर्ड, नॉट रिक्वायर्ड वाला। सही है। नॉट रजिस्टर्ड क्या होगा इसका? कि उसको रजिस्ट्रेशन की जरूरत ही नहीं है, इसलिए हो जाएगा ए हो जाएगा। उसके बाद फिर इन केस ऑफ, in case of retailer who are not required who are not a retailer, who are not required to be registered themselves, registered, the sales tax paid on the electricity bills by them
shall discharge their tax liability under sales tax, income tax, FAT या both A and B. तो ये रिटेलर वाली बात कहाँ लिखी हुई है? सेल्स टैक्स में लिखी हुई है, इनकम टैक्स में तो यही नहीं। उसके बाद फिर the government may recover the tax deducted by the person as the areas of tax, penalty, surcharge, the none of these. The government may recover the tax deducted by the person as the areas of tax. एरियर से उसके बाद the goods which have been entered for the export, although not exported and treated as stage supplies. The goods which have been entered for exports, although not exported, are treated as a taxable goods, zeroed goods. टैक्सेबल Taxable goods होगा बिल्कुल, ये एक्सपोर्ट तो हुई नहीं ना, वो 30 रुपये का हो गया हमारे पास, ये हो गया। उसके बाद फिर zero rated supplies are exempt supplies, taxable supplies, none of the above या all of the above. क्या होगा इसका? नन ऑफ द अबव, ना, क्योंकि वो टैक्सेबल नहीं होती बट 0% पे होती है ना, क्या होगा? एंट्री हम 0% पे करते हैं। टैक्सेबल नहीं, टैक्सेबल तो नहीं होगी, एग्जाम तो नहीं है। एग्जाम नहीं है। उसके बाद फिर एग्जाम नहीं तो ये तो डी भी निकल गया, तो टैक्सेबल लग रहा है। भाई टैक्सेबल 0% 0% पे है, टैक्सेबल है, टैक्सेबल है किस रेट पे? 0% के रेट पे। 0% पे। फिर कौन सा होगा इसका? बी हो जाएगा, टैक्सेबल सप्लाईज। उसके बाद फिर the goods which have been exported to a country specified by the DESH are not included in the zero rate supplies. The goods which have been exported to a country specified by the DESH are not included in the zero rate supplies. The goods which have been exported to a country specified by the DESH. अच्छा, जिनको ये अगर FPR कर दे कौन? फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर दे, वो क्या वो जीरो रेट सप्लाई में नहीं आएगी। उसके बाद इसको फेडरल गवर्नमेंट भी लिख सकते हैं, कभी बोर्ड भी लिखा हो तो वो भी सही होगा ना, या अगर यहाँ पे बोर्ड लिखा हो। या फेडरल गवर्नमेंट ही लिखा हुआ होना चाहिए। अच्छा, जिनको देखो कहाँ गया नहीं, यहाँ पे देखो फेडरल गवर्नमेंट की बात ही लिखी हुई है। मैं इसका reference ले लेता हूँ। देखो इसको भी यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स फॉर कैटेगरी अदर देन द फॉलोइंग। किन के फॉलोइंग? एक्सपोर्ट टू द एनी कंट्री नोटिफाइड बाय द फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट ही नोटिफाई करेगी। स्पेसिफाइड गुड वाइड SRO 1232 चाहिए, SRO 1232 एक्सपोर्ट टू अफगानिस्तान, ईरान और चाइना। ठीक है, SRO 1232 वाला जो एक्सपोर्ट की जा रही है अफगानिस्तान, ईरान और चाइना के अंदर, और SRO 119 जो एक्सपोर्ट की जा रही है अफगानिस्तान को बाय लैंड रूट। फेडरल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया? स्पेसिफाई कर दिया कि इन 3 कंट्रीज को नहीं जाएगा SRO 1230 के 32 के तहत, और SRO 190 के तहत। क्या कि आप चीज बेच रहे हो कहाँ पे, एक्सपोर्ट कर रहे हो अफगानिस्तान को बाय, और ऐसी चीज पे नहीं होगा 0% लगेगा जिसको आप एक्सपोर्ट तो करो, लेकिन इंटेंडेड आपका इंटेंशन क्या है कि रीइंपोर्ट करोगे पाकिस्तान में दोबारा, तो उस पर भी क्या 0% टैक्स नहीं लगेगा। आफ्टरवर्ड्स द इनपुट टैक्स और इज अवेलेबल ऑन डेट सप्लाइसेस। अच्छा, ये खत्म हो गया टाइम, मेरा मैं दोबारा स्टार्ट कर रहा हूँ।